हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है चारगाफ्स लॉ या चारगाफ का नियम। ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नियम है या एक इम्पॉर्टेंट रूल है जिसमें बच्चों को अक्सर क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है और इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जो कि अक्सर 12th वगैरह का जो एग्जाम होता है और जो नीट वगैरह का एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, चारगाफ्स लॉ क्या था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा और आई होप ये वीडियो आपको पूरी की पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं चारगाफ्स लॉ के बारे में। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि चारगाफ्स लॉ। तो ये जो लॉ था, ये जो रूल था, वो क्या थे, चारगाफ नाम के चारगाफ नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, इस लॉ को दिया था, याद रखिएगा, इन 1951। चारगाफ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1951 में ये लॉ दिया था। अब चारगाफ्स लॉ है क्या भाई, कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जो चारगाफ जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताई और उन्हीं 2-3 बातों को क्या बोलते हैं, चारगाफ का लॉ बोलते हैं। अब हम देखते हैं चारगाफ ने वो क्या क्या बातें बताई थी डीएनए के बारे में। इस लॉ को समझने से पहले फ्रेंड्स, हमें डीएनए के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अगर हमारे को बेसिक बातें नहीं पता तो हम इस लॉ को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, ठीक है ना। तो मैं आपको डीएनए के बारे में पहले वो बेसिक बातें बता देता हूं जिसके थ्रू हमारा ये कंसेप्ट बनना स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, हम सारे जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। अगर आपको डीएनए की स्ट्रक्चर नहीं आती तो मेरी एक पिछली वीडियो है जो मैंने डीएनए की स्ट्रक्चर के ऊपर बनाई थी, आप वो जाके देख सकते हैं। आपको डीएनए की स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है जो डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। डीएनए कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बना होता है। और दोनों चेन जो होती हैं एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। दोनों चेन एक दूसरे की होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है या ये डीएनए की एक क्या भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए की। हमें पता है डीएनए कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, 2। मान लीजिए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये रही, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये रही, तो ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये सेकंड चेन होगी, ये फर्स्ट चेन होगी। अब आपको पता होगा कि जो डीएनए होता है, डीएनए की जो दोनों चेन्स होती है, डीएनए की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की पूरक होती हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखिए फ्रेंड्स, हमें ये पता है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जो डीएनए होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजनिक बेस मिलते हैं, या हिंदी में बोलूं तो नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं। डीएनए के अंदर कौन कौन से क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनिक बेस या नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं, ATGC। ये 4 होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। अब डीएनए की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई नाइट्रोजनिक क्षार लिख रहा हूं, मैं रैंडमली लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, रैंडमली लिख रहा हूं नाइट्रोजनिक बेस के बारे में। मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, मैं ये रैंडम लिख रहा हूं, मैं कोई स्पेशल सीक्वेंस में नहीं लिख रहा। ATTTGCCTGGGTAAT। मान लीजिए ये क्या है, डीएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर नाइट्रोजनिक बेस का सीक्वेंस ये है। अगर आपको डीएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का सीक्वेंस पता है, जैसे ये मेरे पास डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, मुझे इसकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का सीक्वेंस पता है, मैंने रैंडमली लिख लिया है, आप भी ऐसे रैंडमली लिख सकते हैं। तो क्या है, अब मैं दूसरी जो चेन है, अब क्या है, मैं जो दूसरी चेन है उसका सीक्वेंस मैं बता सकता हूं खुद।
अगर मुझे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का सीक्वेंस पता हो तो दूसरी चेन का सीक्वेंस मैं बता सकता हूं बिल्कुल श्योरली तरीके से। कैसे? मैंने आपको याद रखिएगा, मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं। देखिए, ए जो नाइट्रोजनिक बेस होता है, कौन सा? ए, एडिनिन। इसके ऑपोजिट वाली जो चेन होगी, आपको पता है ये दोनों चेन एक दूसरे से क्या होती है? अटैच रहती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो क्या है, ए के सामने से मान ली इधर वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में यहां पर एडिनिन है, तो यहां सामने बिल्कुल श्योर है भाई यहां पे क्या होगा? थाइमिन होगा, क्योंकि ए जो है, ए हमेशा किसके साथ पेयर बनाता है? टी। डीएनए के अंदर एडिनिन जो है वो थाइमिन के साथ पेयर बनाता है, और जो थाइमिन होता है वो एडिनिन के साथ पेयर बनाता है। मतलब इसका जैसे अब यहां पर थाइमिन है तो यहां पर बिल्कुल श्योर है हम, क्या होगा? यहां पर एडिनिन होगा, यहां पर क्या होगा? एडिनिन होगा, यहां पर क्या होगा? एडिनिन। ठीक है ना? इसी तरीके से ए का तो हमें समझ में आ गया, टी का होता है, टी के साथ पेयरिंग होती है, और टी की ए के साथ पेयरिंग होती है। इसी तरीके से जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ पेयर बनाता है। तो जी की पेयरिंग किसके साथ होती है? सी के साथ। तो मतलब अगर यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ क्या होगा? अगली चेन में साइटोसिन, यहाँ ग्वानिन, यहाँ ग्वानिन, यहाँ साइटोसिन। इस साइड क्या होगा? साइटोसिन। यहाँ क्या होगा? साइटोसिन। यहाँ क्या होगा? एडिनिन। यहाँ क्या होगा? थाइमिन। यहाँ क्या होगा? थाइमिन। और यहाँ क्या होगा? एडिनिन। तो फ्रेंड्स ये मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री का। ये क्या, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक। तो डीएनए के जो दोनों स्टैंड होते हैं, डीएनए के जो दोनों स्टैंड होते हैं, जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है, मतलब ए की पेयरिंग टी के साथ होती है, टी की पेयरिंग ए के साथ होती है, जी की पेयरिंग सी के साथ होती है, और सी की पेयरिंग जी के साथ होती है। और आपको पता ही होगा कि जो एडिनिन और थाइमिन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। एडिनिन और थाइमिन के बीच में, एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, बट यहाँ पर आपको कितने? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे इनके बीच में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है जो हमें इस लॉ को समझने के लिए हमें डीएनए के बारे में पता होना चाहिए कि जो डीएनए की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? जो चारगॉफ साहब है उनके लॉ के बारे में बात करते हैं। उनके लॉ को हम समझने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो चारगॉफ थे उन्होंने कुछ बातें बोली, ठीक है, और वो क्या बातें बोली उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली बात चारगॉफ साहब ने बोली थी वो यह बोली थी कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो चारगॉफ साहब का जो लॉ है वो सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई होता है? डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि द्विरज्जुकीय। डबल स्टैंडर्ड का मतलब 2 चेन वाला डीएनए। ठीक है ना? डबल स्टैंडर्ड डीएनए या द्विरज्जुकीय डीएनए पर अप्लाई होता है। तो चारगॉफ साहब ने क्या बात बोली? पहली बात तो ये याद रखिएगा, चारगॉफ साहब का जो लॉ है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है? सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर अप्लाई होता है। अब ये चारगॉफ साहब ने बात क्या बोली? इन्होंने पहली बात जो बोली, उन्होंने ये बोला कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, किसमें? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कोई भी जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा उसमें क्या होगा? जितने एडिनिन होंगे उतना ही क्या होगा? थाइमिन होगा। कहने का मतलब एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर जितना एडिनिन नाइट्रोजनिक बेस होगा उतना ही थाइमिन नाइट्रोजनिक बेस होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक डीएनए है, ये क्या एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, मान लीजिए एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अगर इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर 20 एडिनिन है तो इसके अंदर थाइमिन भी कितने होंगे? 20 ही होंगे एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। तो पहली बात चारगॉफ साहब ने ये बोली। और दूसरी बात, इसी के अंदर एक और बात उन्होंने बोली कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितने
ग्वानिन नाइट्रोजनिक बेस होंगे उतने ही क्या होंगे, साइटोसिन होगा। कहने का मतलब अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो A इज इक्वल टू क्या होगा, T, और G इज इक्वल टू क्या होगा, C। एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितने एडेनिन नाइट्रोजनिक बेस होंगे उतने ही थाइमिन नाइट्रोजनिक बेस होंगे। एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितने ग्वानिन नाइट्रोजनिक बेस होंगे उतने ही साइटोसिन बात होंगे। तो एक बात तो एक ये बोली चारगॉफ साहब ने। अब हम इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, इजीली, ताकि हम देख लेते हैं कि उन्होंने जो बात बोली थी वो सही है कि गलत है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो पहले हम इसके अंदर एडेनिन का नंबर चेक कर लेते हैं। एडेनिन का नंबर कितना है, तो मैं चेक कर लेते हैं 1 के बाद आ गया आपके पास 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मेरे पास एडेनिन कितने हैं, 8 है। अब मैं चेक कर लेता हूं किसका नंबर, थाइमिन का, कि एडेनिन के जितना ही थाइमिन है कि नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो बिल्कुल भाई ये जो चारगॉफ साहब ने बात कही थी कि A इज इक्वल टू T एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, ये बिल्कुल सही थी, ठीक है ना। चलो ग्वानिन और साइटोसिन का भी हम चेक कर लेते हैं। तो पहले हम ग्वानिन का नंबर चेक करते हैं इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। देखिए मैंने एक रैंडम डीएनए की स्ट्रक्चर बनाई है, मैंने कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बनाई, मैं आपको पहले बता देता हूं। आप किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेक करिएगा तो आपको यही मिलेगा। अब हम ग्वानिन का नंबर चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास यहाँ ग्वानिन का नंबर कितना है, आपके पास ग्वानिन का नंबर है 6। तो हम चेक करते हैं नंबर किसका, साइटोसिन का। तो आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बिल्कुल सर जो चारगॉफ साहब ने बात बोली थी कि A इज इक्वल टू एक डबल स्ट्रैंडेड, ये याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए होता है सारा का सारा काम, ठीक है। सोचिए अगर कोई डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो, अगर कोई डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो, मान लीजिए कोई डीएनए सिर्फ एक ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इसके अंदर ये रूल फॉलो नहीं होगा, इसके अंदर ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है, इसके अंदर ये रूल नहीं लगेगा। तो बात करते हैं किसके बारे में हम, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितने एडेनिन नाइट्रोजनिक बेस होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, और जितने ही ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे नाइट्रोजनिक बेस। तो एक बात तो ये बोली थी चारगॉफ साहब ने, ठीक है। दूसरी बात, एक और बात बोली थी चारगॉफ साहब ने, वो मैं लिख देता हूं कि क्या, कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, डबल स्टैंडर्ड, ये डीएस का मतलब है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होगा, नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ पायरीमिडीन। कहने का मतलब एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडीन भी होंगे, ठीक है ना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितने प्यूरिन होंगे उतने ही क्या होंगे, पिरिमिडीन भी होंगे, ठीक है ना। मतलब अब देखिए डीएनए के अंदर टोटल नाइट्रोजनिक बेस कौन कौन कितने होते हैं, 4, A T G C। अब इन नाइट्रोजनिक बेस में से प्यूरिन कौन है और पिरिमिडीन कौन है, तो देखिए हमें पता है एक तो एडेनिन और एक ग्वानिन, ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं प्यूरिन, ठीक है ना, और बाकी ये भी प्यूरिन, और जो थाइमिन होता है और जो साइटोसिन होता है ये पायरीमिडीन के एग्जांपल है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यहां से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि ए क्या है भाई, प्यूरिन, प्लस G ये भी क्या है, प्यूरिन, तो ये दोनों प्यूरिन हो गए, इज इक्वल टू T प्लस C, मतलब सम ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू सम ऑफ पिरिमिडीन, ठीक है ना। मतलब जो प्यूरिन्स का योग होगा वो पिरिमिडीन के योग के बराबर होगा। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात भी जो चारगॉफ साहब ने उन्होंने सही बोली थी कि नहीं बोली थी। तो देखिए हमने अभी एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए की स्ट्रक्चर देखी है, ठीक है ना, ये हमने एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए की स्ट्रक्चर अभी देखी है। हमारे पास यहाँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए का काउंटिंग भी है, तो हम चेक कर लेते हैं इस बात को कि एडेनिन कितना है, यहाँ पर एडेनिन है आपके पास टोटल 8, ग्वानिन कितना है आपके पास इस डीएनए के अंदर, इस डीएनए के अंदर ग्वानिन है आपके पास 6, इस डीएनए के अंदर आपके पास थाइमिन कितना है, थाइमिन आपके पास 8 है, ठीक है।
और साइटोसिन कितना है आपके पास, साइटोसिन आपके पास 6 है, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, टोटल करिए कितना आएगा 14 इजिकल टू 14, मतलब ये जो 4 का साथ, ये सेकंड बात थी, ये भी बिल्कुल सही थी, ठीक है। आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, a प्लस जी इजिकल टू टी प्लस सी इजिकल अपॉन में a प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इजिकल टू 1। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें गई थी चारगाफ साहब ने, जो कि उनका जिन्हें क्या बोलता है, चारगाफ लॉ बोला जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो होते हैं वो कुछ एग्जाम में आ जाते हैं, और उनको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, ये हमारे काम की बातें हैं, इनको एक बार हम नोट कर लेते हैं, और ये बाकी जो बातें हैं इनको एक बार इरेज कर देते हैं। तो देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है आपको कि कोई डीएनए है, उसके अंदर एडेनिन का परसेंटेज दे रखा है आपको 20%, एडेनिन के परसेंट कितने दे रखा है 20%, और आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछ लिया मान लीजिए साइटोसिन की परसेंटेज बताओ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एडेनिन का परसेंटेज क्या है 20, और आपसे पूछ रहा है कि साइटोसिन कितने परसेंट होगा इस डीएनए में। तो आपको क्या करना है, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है निकालने का। देखिए 2 मिनट में इसका आंसर हो जाएगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आंसर में क्या होगा, मान लीजिए कोई ये डीएनए की जिसकी बात कर रहा है, इसमें 100% क्या है, 100% नाइट्रोजनिक बेस है। अब इस 100% नाइट्रोजनिक बेस में जाहिर सी बात है एडेनिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा, थाइमिन भी होगा, ठीक है ना, और क्या होगा, साइटोसिन भी होगा। एडेनिन भी होगा, थाइमिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा, और साइटोसिन भी होगा। भाई जाहिर सी बात है, मान लीजिए ये कोई डीएनए की बात कर रहा है, मान लो ये कोई डीएनए है, ठीक है ना, ये कोई क्या है डीएनए। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इस डीएनए के अंदर एडेनिन कितना है 20%, आपसे क्या पूछा है साइटोसिन की वैल्यू बताओ। तो मैंने लेट्स सपोज कर लिया कि ये जो डीएनए इसके अंदर 100% क्या है नाइट्रोजनिक बेस। अब जाहिर सी बात है 100% में एडेनिन, इसमें 100% में एडेनिन का भी कुछ परसेंट है, थाइमिन का भी कुछ परसेंट है, ग्वानिसिन भी कुछ परसेंट में होगा, और साइटोसिन भी कुछ परसेंट में होगा। अब देखिए आपको क्या कर रखा है, एडेनिन का परसेंटेज बता रखा है कि इस 100% में 100% में एडेनिन का परसेंट कितना है। एडेनिन की परसेंटेज आपको दे रखी है किसके अंदर, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 20% है, मतलब इसमें एडेनिन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 20%, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए हमें चारगाफ का लॉ पता है, तो मैं कहूंगा देखिए इस डीएनए में एडेनिन की परसेंटेज कितनी है 20%, तो इसके अंदर थाइमिन भी 20% होगा। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये कैसे आया कि एडेनिन 20% है तो थाइमिन भी 20% हो गया। देखिए बड़ा सिंपल सा है, ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और चारगाफ ने एक बात बोली है कि एडेनिन का परसेंट या जो एडेनिन होगा वो थाइमिन के हमेशा क्या आता है इक्वल। तो अगर एडेनिन 20% है तो थाइमिन भी जाहिर सी बात है कितने परसेंट होगा 20, तो ये भी कितने परसेंट होगा 20% होगा। तो देखिए अब 100% में से आपके पास क्या है, आपको एडेनिन का परसेंटेज पता है और थाइमिन का परसेंटेज पता है कितना 20 + 20, तो इसी को मतलब मैं बोल सकता हूं A + T का परसेंट आपके पास कितना है 40%। भाई एडेनिन और इनका तो आप माइनस कर दीजिए 40%, ठीक है ना। तो पीछे क्या बच गया आपके पास 60%, क्या बच गया 60%। अब इस 60% में किस किस की वैल्यू है बताओ। अब इस 60% में मेरा आपसे क्वेश्चन है किस किस की वैल्यू है। भाई इसके अंदर वैल्यू किस किस की बची, देखो इस 100% में से हमने एडेनिन की माइनस कर दी, थाइमिन की माइनस कर दी, तो ये जो 60% वैल्यू रह गई, ये रह गई आपके पास ग्वानिन की और साइटोसिन की, क्या नहीं भैया। ये 60% जो डीएनए के अंदर जो 60% वैल्यू है, ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये किसकी वैल्यू है G + C की।
अब देखिए हमें एक बात पता है कि G जो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में वो C के बराबर होता है, मतलब जितना G होगा उतना ही C होगा। तो मतलब मैं यहाँ G की जगह क्या कर सकता हूँ, C की जगह G लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। आप चाहे तो इस G की जगह C लिख दीजिए या इस C की जगह G लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के परसेंटेज बराबर होते हैं। तो मान लीजिए मैंने क्या करा, G की इस C की जगह मैंने रख दिया G और इसी बराबर में क्या रख दिया मैंने 60%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2G इज इक्वल टू 30%। आप अपोन में लेके जाइएगा तो वैल्यू कट जाएगी, तो मतलब आपके पास G क्या आ गया इज इक्वल टू 30% आ गया यहां से। ठीक है, तो आपके पास यहाँ ग्वानिन की परसेंटेज कितनी है 30। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइटोसिन का परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो देखिए ग्वानिन अगर 30% है तो साइटोसिन भी कितना होगा 30% ही होगा। साइटोसिन भी क्या होगा 30%। कैसे, ये हमें पता चलता है इस क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि ग्वानिन का परसेंटेज हो जाएगा और साइटोसिन के बराबर होगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप इसको 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, तो अपने इसका एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको अब की बार दे रखा है कि अब आपको दे दिया, मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि थायमिन का परसेंट है, मान लीजिए, चलो थायमिन छोड़ो, आपको दे दिया इस बार साइटोसिन का परसेंट दे रखा है आपको 40। ठीक है, आपसे पूछ दिया एडेनिन का परसेंटेज बताओ। तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या करना है, ये 100% होगा। इस 100% में A प्लस T प्लस G प्लस C चारों होंगे। आपको क्या दे रखा है अभी, C की वैल्यू कितनी दे रखी है 40%। तो जाहिर सी बात है G भी कितना होगा 40, क्योंकि हम जानते हैं G इज इक्वल टू C। ठीक है, तो अब आप चाहे तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने कर दिया, आपने क्या किया, ये माइनस कर दिया, इसमें से 100 माइनस आपने क्या कर दिया 80%, पीछे क्या गया 20। अब देखिए जो 20% जो वैल्यू है ये किसकी आई है, ये आई है A प्लस टी की। किसकी आई है, A प्लस टी की। क्यों? क्योंकि आपने इस 100 में से G और C की वैल्यू तो माइनस कर दी। अब क्या होगा, हमें पता है कि A और T इज इक्वल टू टी होता है, A इज इक्वल टू टी होता है। तो आप क्या करिएगा, इस A की जगह आप क्या कर सकते हैं, आपसे किसकी A की पूछिए, तो आप क्या करें, इस T की जगह क्या फिल कर दो A, क्योंकि A और T बराबर होता है कहां से, यहां से। तो आपके पास आ गया 20, फाइनली 2A इज इक्वल टू 20 और A की आपके पास वैल्यू आ जाती है 10%। तो आपके पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। ठीक है, अगर आपको साइटोसिन की 40% देके थायमिन की पूछ ले तो भी कितनी आएगी 10%। ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा सवाल है। ये जो न्यूमेरिकल होते हैं किससे रिलेटेड, चारगाफ के लॉ से रिलेटेड। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको इस वीडियो में जितना भी मैंने बताया है चारगाफ के लॉ के बारे में और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में, आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। तो अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई हो तो यार इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जो बायोलॉजी के से रिलेटेड कंसेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।